माँ के साथ थोड़ा लगाव इसलिए है कि मैंने माँ को बहुत कष्टों में देखा है। हमारे यहाँ पहाड़ में, गाँव में खेती करना, लकड़ी लाना, घास काटना, फिर जो आपके गाय भैंस हैं उनके लिए डाला बोलते हैं, डाला बनाना। देखिए मैंने कंचे बहुत खेले हैं अच्छा। और अच्छा। कंचे इतने खेले हैं कि एक साथ 40-40 ऐसे फेंक के जो है उसमें से एक को निकालना, मारना। और मैं बताऊं आपको कि मेरे पास कम से कम 10 डब्बे जो है छोटे छोटे जो पेंट के आते हैं, अच्छा, कंचे के रहते। कंचे भर गए थे। अच्छा। जीत जीत के जो है पूरे हफ्ते हैं, रखता था। और गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा खेला। अच्छा। गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक था। जो केले का डंठल होता है वो पानी में डूबता नहीं है, तैरता है। तो हम लोग क्या करते, अपने कंधे में दो दो लोग जो है एक एक डंठल लेके ऊपर तक जाते थे और वो नहर में 1 किलोमीटर पहले से डालते थे, फिर उसके ऊपर चढ़ जाते थे सब। अच्छा। फिर हम, मतलब अब बचपन कैसा था। वो जो छोटा बच्चा था वो जो है, उसको लगा कि अब मैं डूबता हूँ। उसने क्या करा कि मेरे गर्दन के ऊपर डाइव मार दी ऐसे। अच्छा। मेरे को पकड़ लिया ऐसे, पकड़ कस के। अब मुझे पकड़ लिया तो अब वो मैं तैर ही ना पाऊं। उसके बाद पकड़ लिया ना, हाथ कस दे। तो अब हम, वो और मैं जो है, कभी नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, मतलब ये हुआ कि डूब ही रहे। तो इतने में वो हमारे जो साथ वाले थे उन्होंने, सबने देख लिया, तो उन्होंने हमारे सबके बाल पकड़ के बाहर खींच लिया। तो ऐसी, हाँ, ऐसी कई घटनाएं। नया साल, कुछ ऐसे सवाल जो शायद प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी, और एक मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तिगत जीवन में या उनके आसपास क्या होता है ये भी जानना चाहेगी। और एक मुख्यमंत्री के लिए सब कुछ सार्वजनिक होता है, लिहाजा आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछने जा रहे हैं जो न राजनीति के तीखे सवाल होंगे, न सरकार से जुड़े हुए होंगे। ये इनके इर्द गिर्द, इनके जो घेरा है, जो परिवार के सदस्य हैं, क्या बचपन था, कैसे जीवन इनका आगे चल रहा है, इन्हीं सवालों को लेके। तो धामी जी, बिल्कुल एक सामान्य ढंग की बातचीत है कि अगर आप राजनीति में ना होते तो क्या होते? देखिए, मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था मैं सेना में जाना चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में जाने का इतिहास रहा है। और हमारे आसपास नातेदार, रिश्तेदार, पिताजी चूँकि सेना में रहे, 28 साल उन्होंने सेना की सेवा करी, तो मेरा भी था कि मैं भी सेना में जाऊं। लेकिन चूँकि उस समय माताजी, पिताजी का था कि भाई मैं परिवार में अकेला था, तो मुझे परिवार में यहीं रहकर कुछ करना है। तो फिर मैं पढ़ाई करने अपना चला गया था। मैं MBBS की कोचिंग करने के लिए गया था लखनऊ, और मैंने वहाँ कोचिंग शुरू करी थी। उसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला भी ले लिया विश्वविद्यालय में। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती चली गई। फिर मैं ग्रेजुएट हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से किया, और करते करते क्योंकि विद्यार्थी परिषद और संघ से जुड़ाव था बचपन से ही, शाखा में जाता था, और विद्यार्थी परिषद के अनेक दायित्व तो मुझे लगातार जिम्मेदारी मिलती रही। और प्रांत में मैंने लखनऊ में रहकर काफ़ी सारे प्रांत स्तर तक के दायित्वों का पर काम किया और राजनीति में किया। बचपन में कभी क्या कोई ऐसा ख्याल आया था कि राजनीति को भी कैरियर बनाया जा सकता है? नहीं, कभी भी मैंने, देखिए, कभी कुछ बनने के बारे में नहीं सोचा। मैं सच बताऊं तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे कुछ करना है, और कभी भी मैंने बैकडोर या शॉर्टकट ये रास्ता कभी सोचा नहीं जीवन में।
आज भी मैं नहीं सोचता हूँ। आपने देखा होगा, जब भी राज्य के अंदर कहीं पर भी कोई समस्या आती है किसी प्रकार की, हमारे प्रदेश में लोगों को कोई परेशानी होती है, तो मैं उसमें पीछे नहीं रहता हूँ। मैं हमेशा सामने आकर बात करता हूँ। और मेरा ये मानना होता है, मैं पूरे सिस्टम को भी कहता हूँ कि ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके बीच के हैं। अगर कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं या कोई ऐसी बात है जो हम उनको समझा सकते हैं, तो हम उनको बताना चाहिए। उनके बीच में जाते हैं तो मैं बड़ी कृपा भगवान की भी मानता हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों का आशीर्वाद भी है कि जब जब भी कोई चुनौती आई, कोई समस्या आई, लोगों के बीच में हम गए, लोगों ने उसको समझा और हमेशा साथ दिया। बात आज आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो रही है, तो हम आपके बचपन के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। आज आप अपने बच्चों का बचपन देख रहे हैं, उनकी स्कूलिंग देख रहे हैं, तमाम सुख सुविधाएं हैं। आपका बचपन कैसा था और उस समय कैसे संघर्ष किया आपने पढ़ाई के लिए? देखिए, मैं बहुत बचपन की बात बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरे स्मरण में है, मैं 4 साल का रहा होऊंगा तब मैंने स्कूल जाना शुरू किया। और स्कूल काफ़ी दूर था। मेरा जो पहाड़ वाला जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो कराली छिना से आगे एक ग्राम सभा है, टुंडी ग्राम सभा, और वहाँ से स्कूल काफ़ी दूर था। मतलब मुझे लगता है 2-3 किलोमीटर होगा, और खड़ी चढ़ाई थी। और सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे उस समय। मैं अपनी बात नहीं, मेरे साथ जो भी जिस प्रकार का वहाँ का रहन सहन था, कम कपड़े होते थे और ठंड बहुत होती थी। ठंड के दिनों में, चूँकि आजकल ये जनवरी का माह है, इसलिए मैं आपने ऐसा प्रश्न पूछा, तो हम जाते थे स्कूल, तो पाठी लेकर जाते थे, तख्ती लेकर, और वो हाथ मतलब ऐसे ठंडे हो जाते थे स्कूल पहुंचते तक, हाथ, ये कान और पैरों में, कि कैसे जैसे किसी ने सुई चुभा दी हो, इतनी तेज दर्द होता था उसका, ठंड का। और वो रहा बहुत बचपन, मतलब 4 साल का, एक साल में रहा। उसके बाद मैं खटीमा आ गया था। तो खटीमा में मेरा दाखिला जो है प्राइमरी पाठशाला में नगला तराई स्कूल में हुआ। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी। और किताब में लिखने के लिए बहुत दिनों बाद हुआ। शुरू में हम तख्ती में ही लिखते थे, और तख्ती में लिखते थे। और मुझे याद है कि स्कूल जाते थे तो एक जो हमारे यहाँ खाद आती थी खेत में डालने के लिए, खाद का जो कट्टा होता था, जो बस्ता था इसमें खाद आती थी, उसको फाड़ लेते थे, 2 कर लेते थे। एक मेरी दीदी थी मेरे से बड़ी, एक वो लेती थी, एक मैं लेता था, और उसको अपने साथ लेके जाते थे अपने बैग में डाल के। और उसी को वहाँ बैठने के लिए, चूँकि फर्श वर्श नहीं था स्कूल में, तो उसी में बैठते थे और तख्ती में लिखते थे। तख्ती में दवात और कलम से भी लिखते थे। पता नहीं आप लोगों ने तो नहीं लिखा होगा शायद। आपने लिखा था? हाँ, दवात से लिखते थे। उसको बोलते हैं कमेट, हैं, खड़िया। तो चौक होती थी स्कूल में, गुरुजी लोग जिससे लिखते थे, और हम दवात में उसमें खड़िया को घोलते थे उसको, और उसको घोलने के बाद अच्छा बनाते थे, फिर उससे लिखते थे। और फिर घर आके तख्ती को साफ करते थे, और उसमें जो है घोटा लगाते थे। उसको पहले काला करते थे। काला कैसे करते थे? तवे के पीछे से, कभी तवे के पीछे से, और कभी जो रेडियो के सेल या टॉर्च के सेल जो खराब हो जाते थे, मतलब पूरे हो जाते थे, तो उसको फोड़ेंगे तो पूरा काला निकलता था। उसको पीला करके उसको तख्ती में लगाया पूरा, और सुखाया। रात में सूखने के लिए रख देते थे। रात को तख्ती सूखती थी दोनों तरफ से, फिर सवेरे उसमें दवात जो होती थी उससे घोटा लगाते थे तो चमकने लगती थी, फिर उसमें लिखते थे। सर, आज आपको तो सभी लोग जानते हैं। आज थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में बताइए। आपके भाई बहन जिनकी कोई याद आपको आज भी आती हो, बीच बीच में कुछ मोमेंट कोई आपको याद हो? देखिए, क्योंकि 3 बहनें मेरी थी, उसमें से एक का बीच में एक बीमारी के कारण से वो नहीं रही दुनिया में, सबसे छोटी वाली। और बाकी 2 बहनें हैं, अभी वो अपने अपने परिवारों में हैं। विवाह हो चुका था पहले ही।
बचपन में सभी सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में उनका सबका लालन पालन एक साथ हुआ। और मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों ज़्यादा साथ-साथ क्योंकि रहते थे। वो हमारा ज़्यादा ख़्याल रखती थी क्योंकि बड़ी बहन हमेशा अपने से छोटे वाले का ज़्यादा ख़्याल करती थी, चाहे स्कूल की ड्रेस बनानी हो, कपड़े तैयार करने हों या घर से जाना हो, सभी प्रकार से। या पहले जो वो पढ़ती थी वो किताबें जो है बाद में हमको मिल जाया करती थी, इस तरह से रहा। और अ, गाँव से ही हम लोगों का ज़्यादातर, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम लोग रहे तो वहीं से जाना हुआ। तो छोटी बहनें भी छोटी साथ-साथ पढ़ती थी वो भी। लेकिन कक्षा 8-9 तक मैं साथ में रहा। 10th में मैंने अकेले रहकर सागर में 10th की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैं 12th करने यहाँ आया। तो तब तक बड़ी वाली बहन का विवाह हो गया उस समय। उसके बाद फिर कुछ सालों में हमसे छोटी वाली का भी हो गया। सबसे छोटी वाली थी उनका सबसे अंत में हुआ और उसके बाद मेरा हुआ। तो मेरा काफ़ी समय तक, क्योंकि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आ गया था, तो इस नाते बहुत ज़्यादा मतलब मैं विवाह करने से दूर रहता, मतलब दूर जाता था। और बहुत बार मना भी किया मैंने और कई बार हुआ, बहुत बार। लेकिन संजोग ऐसा बना कि एक दिन दीपावली के समय में मैं घर पर था और उस समय भी मेरा मन बहुत ज़्यादा नहीं था कि भई मेरा विवाह हो। लेकिन मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन्होंने थोड़ा मेरे को ज़ोर से डाँटा और कहा कि अब कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। अब पंडित जी ने कहा कि भई वो थोड़ा वो मिलाना पड़ेगा, हमारे यहाँ जन्म पत्री वगैरह मिलाई जाती है। तो वो बोले अब कोई जन्म पत्री नहीं, मैंने मिला दी है, जो भी ऊँच-नीच होगी हम सब ठीक कर देंगे और अब तुमको करना है ज़बरदस्ती। और मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं मुँह नीचे करके मैं बैठा रहा और अंततः मेरा विवाह हो ऐसे गया। शादी हुई है। जी। कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आज अभी हम बात करेंगे आपसे गीता जी के बारे में। कहाँ मिली आपको और कैसे? नहीं देखिए, गीता जी क्योंकि एक हम सब लोग एक जैसी पृष्ठभूमि के हैं। मेरे पूज्य पिताजी भी सेना में थे और गीता जी भी एक सैनिक की ही बेटी हैं। तो एक जैसा रहन-सहन, एक जैसा संस्कार, एक जैसा परिवेश रहा है और परिवार के लोगों ने आपस में तय करके जो है विवाह हुआ। और उसके बाद से लगातार क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो परिवार के काम हैं, घर के काम हैं, उन सबको मैं नहीं देख पाता था। तो गीता जी ने उसको बखूबी आगे बढ़ाया और कभी भी घर की तरफ से कभी कोई चिंता ना हो, वो सारा प्रबंधन उनका अपना रहता है, चाहे बच्चों को तैयार करना हो, स्कूल भेजना हो, उनके ट्यूशन लगाने हो, सभी प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ घर में आने वाले लोग, जाने वाले मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार या जो भी अतिथि लोग आते हैं, तो सबका प्रबंध गीता जी स्वयं करती हैं। और हमारा भी काफ़ी हद तक जो है के हाथ में रहता है। बाकी मैं तो अपना सवेरे से निकल जाता हूँ, पहले भी जब मैं इस दायित्व में नहीं था तब भी और अब भी। तो माँ से सर सभी का बहुत स्नेह रहता है। माँ आपको क्या कह के बुलाती है प्यार से? मेरे को पुष्कर बोलती हैं। अच्छा। हाँ। और माँ को चूँकि अ, माँ के साथ थोड़ा लगाव इसलिए है कि मैंने माँ को बहुत कष्टों में देखा है। हमारे यहाँ पहाड़ में, गाँव में खेती करना, लकड़ी लाना, घास काटना, फिर जो आपके गाय भैंस हैं उनके लिए डाला बोलते हैं, डाला बनाना, गाय को जो खिलाते हाँ हैं। गाय को भैंस को जो भी खिलाते हैं वो बनाना, फिर बच्चों को भी देखना, खाना भी बनाना,
और अमूमन ये मैं उत्तराखंड में जो हमारा पहाड़ वाला क्षेत्र है, ज़्यादातर वहाँ पर सभी घरों में, सभी गाँव में एक जैसी परिस्थितियाँ हैं। इसलिए जब भी महिलाओं के बीच में जाता हूँ तो मुझे अपनी माँ जैसी सब दिखाई देती हैं और वही कष्ट मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत सारी योजनाएँ हम लोगों ने यहाँ शुरू भी करी, क्योंकि आपका आज ये विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 30% का हमने महिलाओं के लिए आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में किया। जी। उस समय लोग पूछ रहे थे, "ये क्यों महिलाओं के लिए कर रहे हो? क्या है इसमें?" और माननीय न्यायालय में भी हम लोग उसमें गए, तो हमने देखा कि यहाँ पर महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत उनका चुनौतीपूर्ण जीवन होता है। अभी लखपति दीदी योजना हमने चलाई है, जी। होम स्टे बहुत अच्छा हमारी सब चला रही हैं बहनें, स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमने इसीलिए यहाँ पर शुरू किया है, उसके माध्यम से आज पूरे देश में, विदेशों में हमारे यहाँ के बने हुए सामानों की मांग बढ़ रही है। महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी ब्याज के देने का हमने प्रावधान किया है। आज अनेक नवाचार हमारी महिलाएं कर रही हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले सालों में महिलाओं के द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे राज्य के आर्थिकी में भी होगी, हमारे विकास में भी होगी, क्योंकि उनके अंदर न कौशल की कमी है, न परिश्रम की कमी है, न वो किसी चीज़ को ठान लें तो हर चीज़ संभव बना देती हैं। उनका आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है। सर, शौक की हम बात करें, बचपन में हर किसी के अलग-अलग शौक होते हैं, घूमना हो, पतंग उड़ाना हो, कंचे खेलना हो या कोई भी किसी भी तरह का शौक रहता है। आपका ऐसा कौन-सा शौक है जो आपको लगता है कि अगर आज भी आपको मौका मिले, तो अभी वो पूरा करेंगे आप? देखिए, मैंने कंचे बहुत खेले हैं अच्छा। और अच्छा। कंचे इतने खेले हैं कि एक साथ 40-40 ऐसे फेंक के जो है उसमें से एक को निकालना, मारना। और मैं बताऊँ आपको कि मेरे पास कम से कम 10 डब्बे जो है छोटे-छोटे जो पेंट के आते हैं, अच्छा, कंचे के रहते कंचे भर गए थे। अच्छा। जीत-जीत के जो है पूरे हफ्ते हैं, रखता था और गिल्ली डंडा भी बहुत अच्छा खेला हूँ। अच्छा। गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक था। मैं किसी को देख रहा था एक दिन, वो कहीं पर लोग किसी हमारे पता नहीं कोई थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, टीवी में देख रहा था मैं, उनका चल रहा था। तो वो गिल्ली डंडा खेल तो रहे थे, लेकिन वो गिल्ली जब ऊपर उछल रही थी तो उसमें डंडा मार नहीं पा रहे थे। मैं अपने को देख रहा था, हम होते तो सट से उड़ा देते ऊपर। हैं? बैडमिंटन खेला हमने बहुत बचपन में। बाद में जब मैं 7th 8th 9th में पढ़ता था, बैडमिंटन अच्छा, मैं आज भी अच्छा खेल सकता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया था, जिस दिन हमने वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, तो उन लोगों ने मेरे हाथ में रैकेट दे दिया। जी। तो मैंने काफी सारे शॉट मारे खटाक खटाक, तो वो कह रहे थे कि अरे आप रोज खेलते हैं? मैंने कहा 20 सालों से पिछले नहीं खेला कभी बैडमिंटन मैंने, लेकिन मेरी प्रैक्टिस बनी है क्योंकि वो है। और फुटबॉल भी खेला हमने, क्रिकेट भी बहुत खेला, कबड्डी खेली। फुटबॉल खेलते समय तो मैं आपको बताऊं, एक घटना हुई हमारे साथ। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था और मैं गोलकीपर बना हुआ था अच्छा। और मेरी उम्र रही होगी 9-10 साल का मैं होऊंगा और बहुत पतला दुबला था मैंने सामने से किसी ने बॉल मारी। वो बड़े लोग थे, वो 12th में पढ़ने वाले और ऐसे कोई ग्रेजुएशन करने वाले, और मैं सबसे छोटा था, गोलकीपर बना रखा था मुझे। तो मैंने जैसे ही उन्होंने मारा शॉट, तो मैंने जो है अ, बॉल पकड़ ली जोर से। बॉल पकड़ी तो बॉल जो है गोल पोस्ट से बाहर निकल गई, मेरे हाथ से टकरा गई। उसके बाद मैं दौड़ के गया कि मैं बॉल उठा के लाता हूँ। तो मैं बॉल उठाने लगा तो मेरे से बॉल ही ना उठे, फुटबॉल नहीं उठ रहा था मेरे से। जी। तो मैंने कहा, अरे क्या वो फल क्यों नहीं उठ रहा है मेरे से? मैंने देखा तो मेरा ये हाथ जो है ऐसे बैंड हो गया। ओ। हाँ, ऐसे बैंड हो गया, टूट गया। और फिर वो मैंने बताया, "अरे मेरा हाथ क्या हो गया है?" मैं चिल्लाने लगा तो फिर सब लोग आए, उन्होंने मेरा हाथ खींचा, मेरे को ठीक किया। फिर वहीं लोहिया हेड में हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर होते थे, बड़े
फेमस थे हड्डी के डॉक्टर, सरकारी जो तब उत्तराखंड राज्य विद्युत परिषद होता था, वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, बात होगी 1985, 86, 87 के आसपास की बात होगी, 85 या 84 की बात, 84-85। तो फिर मेरा प्लास्टर बगा, पहले कच्चा प्लास्टर बगा, फिर पक्का बगा। तो ऐसे अनेक किस्से हैं। एक बार मैं नहर में खेलने गया, हम क्या, मैं शारदा मैया, शारदा नदी मेरे बिल्कुल घर के सामने से निकलती है। घर के और शारदा जी के बीच में मुश्किल से ये कहिए कि मतलब रोड है, आंगन खत्म होता है, रोड है, रोड के बाद शारदा जी है। तो हम जब वहां पढ़ते थे स्कूल में, वही चौथी 5वीं क्लास से, बहुत छोटे थे तो माँ जाने नहीं देती थी नहर में, लेकिन हम तैरना सीख गए थे बचपन से और गोता मारते थे, बहुत दूर तक निकलते थे डुबकी लगाकर। अच्छा। तैरना जानते थे, उल्टे होके भी तैरते, ऐसे भी तैरते। और स्कूल से आते थे, बैग फेंकते थे अपना, झोला एक तरफ को, झोला बोलते थे हम लोग, जी, शुरू में झोला ही बोलते हैं हाँ, बचपन में। झोला फेंका इधर को और मारा नहर में ड्राइव ऊपर से, और 10-15-20 मिनट तक नहाते रहते थे। नहाते नहाते जब ठंडा हो जाता था खूब, पानी बिल्कुल बर्फ जैसा आता है ऊपर से, लेकिन गर्मी भी बहुत होती है वहां। जैसे ही ठंडे हो गए फिर अपना बैठ गए धूप में, फिर गर्म हुए, फिर मारते, 5-6 घंटे तक नहाते थे ऐसे, जब अच्छा। तक शाम नहीं होती। एक दिन, और केले जो है, केले बहुत होते हैं वहां, केले जब मतलब जब पूरे हो जाते हैं, केला अच्छा जी। से अच्छे से पकने जैसा हो जाता है, तो उसको काट देते हैं। जो केले का डंठल होता है वो पानी में डूबता नहीं है, तैरता है। तैरता है। तो हम लोग क्या करते, अपने कंधे में 2-2 लोग जो है एक एक डंठल लेके ऊपर तक जाते थे, और वो नहर में 1 किलोमीटर पहले से डालते थे, फिर उसके ऊपर चढ़ जाते थे सब। अच्छा। फिर हम, मतलब अब बचपन कैसा था। तो एक दिन मैं 6 में पढ़ता था, कक्षा 6 में, 6 में। तो एक गांव का ही एक बच्चा था छोटा, वो नया नया आया था, वो एक में, वो होगा 5 या 6 साल का। तो उसको भी हमने कहा चलो चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। तो हम 5-7 लोग जो है एक साथ ले गए कि चलो, एक में उसको भी बैठा दिया, छोटे बच्चे को भी अपने साथ, कि चल तुझे भी तैराते हैं ऊपर ऊपर केले के डंठल में। तो काफी देर, 1 किलोमीटर तक चलते रहे सब लोग एक साथ। पानी का जितना बहाव बहुत होता है वो, लेकिन बहुत तेज भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता शारदा जी में। आते रहे, बीच में पुल आ गया, पुल के नीचे से निकलना होता, फाटक लगे होते थे। वो फाटक निकलने के बाद घाट आ जाता है, जहां पर हम लोग ऊपर अपना फिर आगे उससे नहीं इधर को आ गए। तो जैसे ही हम घाट के पास आए, तो अब वो सब इधर उधर, कोई इधर जाने लगा, कोई उधर, तो केला जो है हिलने लगा। वो जो छोटा बच्चा था, वो जो है, उसको लगा कि अब मैं डूबता हूँ। उसने क्या करा कि मेरे गर्दन के ऊपर डाइव मार दी ऐसे, अच्छा। मेरे को पकड़ लिया ऐसे, पकड़ कस के। अब मुझे पकड़ लिया तो अब वो मैं तैर ही ना पाऊं, उसके बाद पकड़ लिया ना, हाथ कस दे। तो अब हम, वो और मैं जो है, कभी नीचे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, मतलब ये हुआ कि डूब ही रहे हैं। तो इतने में वो हमारे जो साथ वाले थे, उन्होंने सबने देख लिया, तो उन्होंने हमारे सबके बाल पकड़ के बाहर खींच लिया। तो ऐसी, हाँ, ऐसी कई घटनाएं। तो माँ डांटती थी, ऐसी कुछ छुटपुट जो नहीं, घटनाएं माँ को होती इसे थी? बताते नहीं थे हम लोग। अच्छा। हाँ, माँ को तो चोट लग गई तभी बताना नहीं हुआ, कुछ हो गया नहीं बताना है वहां तो। चोरी छिपे छोटी छोटी चोरी शैतान। छिपे, हाँ, बहुत से। पहले मैं आपसे कुछ और सवाल करने वाली थी, लेकिन बाहर का मौसम का मिजाज देखने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं आपसे ये जानूं कि आज शायद ज़्यादातर बच्चे इस इंतज़ार में होंगे कि मौसम ख़राब है तो शायद छुट्टी का कोई ऑर्डर आ जाए। जो नौकरी पेशा वाले हैं वो ये सोचें कि आज किस तरह से जो है ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ऐसा मौसम देखने के बाद उनके दिमाग में कुछ रहता है इस तरीके से, क्योंकि जाहिर तौर पे ठंड का मौसम है और बाहर निकलने का मन नहीं होता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया रितु जी। ये मैं बताऊं कि मुझे अपनी चिंता नहीं होती है, मुझे चिंता उनकी होती है जिनके लिए मैंने कार्यक्रम दिया होता है। जैसे मैंने अभी
बरेली का कार्यक्रम दिया था और सवेरे मैं 6 बजे नीचे आता हूँ, तो बहुत आज यहाँ कोहरा लगा हुआ था। तो मेरे मन में एक ही प्रश्न हो रहा था कि यार ये दिन तक अगर ठीक नहीं हुआ तो कैसे जा पाऊँगा मैं। उसके बाद एक स्टेडियम का आज शुभारंभ होना है खटीमा क्षेत्र में, उसका भी तो मुझे लगा कि अब चूँकि राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, वहाँ उत्तरायणी का उनका महोत्सव शुरू होने वाला है, तो उनकी चिंता ज़्यादा रहती है। और मैं जनरली क्या करता हूँ कि छुट्टी-वुट्टी मैं लेता नहीं हूँ। और सच बताऊँ तो जिस दिन मैं अगर ऐसा कभी होता है, तो वो दिन मेरे लिए बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि उस दिन फिर मैं अपना शेड्यूल दूसरा बनाया होता हूँ और यहाँ फिर मेरे को दूसरे लोगों को मेरे को ये लगता है कि जिनकी व्यवस्था पहले से बन गई है, कोई अपने अपने काम पर चले गए होंगे, उनको बुलाना या उनको बीच में अव्यवस्थित करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत व्यवस्था से कोशिश करता हूँ कि काम करूँ। ठीक, आज तो आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं, इसलिए आपने इस सवाल का जवाब इस तरीके से दिया, जो लाजमी भी है। लेकिन स्कूल टाइम पे या उस दौरान के कभी हाँ, स्कूल टाइम पर ज़रूर लगता था कि जो है आज बहुत बारिश हो गई है, पानी भर गया है या बहुत ठंडा हो गया है, तो छुट्टी हो जानी चाहिए। और ये बात मुझे तब ज़्यादा लगी, एक दिन मैंने आपके कार्यक्रम में बताया कि मैं गैरसैंण में इस बार जब हमारा ये अगस्त के माह में जो सत्र चल रहा था, तो उस सत्र में 10:30 बजे रात को मेरा बेटा है छोटा वाला प्रभाकर, वो मुझे फ़ोन कर रहा था। बाद में मैंने 2-3 बार उसने फ़ोन किया होगा, तो मैं उसका फ़ोन उठा नहीं पाया। मैंने उसको कॉल बैक किया रात में 10:30 बजे, तो तब मुझे बोला कि पापा यहाँ बहुत बारिश हो रही है, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मैंने कहा तू कहाँ है? तो बोला कि मैं ऊपर हूँ, मैं देख रहा हूँ नीचे पानी भर रहा होगा, यहाँ भर रहा है। और तो मैंने कहा अच्छा तो क्या है बताओ। मैं उसकी बात पहले समझ नहीं पाया, तो बोला ये डीएम मैडम को पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा क्या, यहाँ इतनी बारिश हो रही है। तो मैंने तो उसका कहना था कि डीएम मैडम ने हमारी छुट्टी नहीं करी है अभी तक। तो खैर फिर वो छुट्टी हो गई। छुट्टी हुई तो अगले दिन बाद में छुट्टी हो गई, जब वो सो गया होगा तो उन्होंने यहाँ छुट्टी कर दी स्कूल की। तो मैं अगले दिन यहाँ आ गया था, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारी छुट्टी हो गई और आज पानी तो हुआ नहीं। तो बोला कि बोला इतना पानी भरा है स्कूलों में, रोड में कोई दुर्घटना हो जाती। तो मुझे मतलब बचपन के दिन उस दिन मुझे ज़रूर याद आए कि मैंने छुट्टी होनी चाहिए। बचपन में तो लगता ही था छुट्टी होनी चाहिए, किसी दिन जो है खेलने के लिए मिलना चाहिए, किसी दिन जो है मेले में जाने के लिए मिलना चाहिए, टेलीविज़न देखने को मिल जाना चाहिए, पिक्चर देखने को मिलना चाहिए, या कुछ और जो भी हमारे खेल होते हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आकर असाधारण मुकाम हासिल करना, इस पूरी यात्रा में आपके जीवन शैली में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे। राजनीतिक व्यस्तताएं अपनी जगह हैं, लेकिन गृह जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर हैं। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इसके बीच में? खास तौर पे जब 30 त्योहार होते हैं उस वक्त परिवार वाले भी चाहते हैं कि हमारे साथ ही जो है टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन आपको पूरे राज्य भर में जाना होता है, तो कैसे किस तरह से फिर उन्हें मनाते हैं या किस तरह की स्थिति होती है उस वक्त? थोड़ा मुश्किल होता है और सबकी अपेक्षाएं भी होती हैं, परिवार की भी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन परिवार के लोगों को धीरे धीरे ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ा सा ये लगता ज़्यादा है और उनको लगता है कि भाई हमारे साथ होने चाहिए, और ऐसा सभी माँ को भी लगता है, पत्नी को भी लगता है। लेकिन बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि पापा की जिम्मेदारी अलग है, और वो मतलब जब भी कोई ऐसी बात आती है तो बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अपनी माँ से भी कहते हैं कि नहीं पापा से जो है मत करो, उनको बहुत कुछ देखना है, बहुत जगह जाना है, बहुत करना है। लेकिन उसके बावजूद भी होली है, दिवाली है या अन्य जो त्यौहार हैं हमारे, जिनमें हम पूजा करते हैं और कुछ हवन करते हैं, उन सब में मैं शामिल होता हूँ। अब बात करेंगे हम दोस्ती की। तो दोस्ती जीवन में कितनी जरूरी है? दोस्ती का देखिए बहुत ही अपना एक स्थान है, वो स्थान कोई नहीं भर सकता। लेकिन असली दोस्ती जो है संकट काल में परखी जाती है। संकट काल में जो मित्र आपके समय में आते हैं, आपके बुरे समय में साथ में होते हैं, तो वो असली मित्र की पहचान होती है। धर्म, नारी, मित्र, ये सब तीनों जो है
संकट काल में ही जो है इनको परखा जाता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बहुत सारे लोगों का प्यार भी मिला, साथ भी मिला, दोस्ती भी मिली, हाँ, अलग-अलग स्थानों पर। बहुत लोगों ने अपने साथ हम लोगों को आगे बढ़ाया, अपने साथ चलने के लिए, साथ में रहने के लिए, क्योंकि बचपन से घर से बाहर भी रहे बहुत बार, छात्रावास में रहे, तो अनेक मित्रों का उसमें सहयोग मिला, अनेक मित्र साथ में चले और बड़े कमिटमेंट के साथ चले। आपका छात्र जीवन लखनऊ में भी बीता और युवा अवस्था में आपने वहाँ की छात्र राजनीति में भी आप सक्रिय रहे। तो इस दौरान भी आपके कई दोस्त बने और वो दोस्त आज भी हैं। लेकिन ये पूरी राजनीतिक यात्रा में आज आप मुख्यमंत्री के पद पर पहुँच चुके हैं। तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि दोस्ती कई-कई बार इम्तिहान भी लेती है? कोई ऐसी घटना आपके सामने आई हो? देखिए, जब हम ऐसे दायित्वों पर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मित्रों को, दोस्तों को एक अपेक्षा होना स्वाभाविक है। इस मामले में मैं थोड़ा-सा अपने को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि मेरे जितने भी मित्र रहे, उन्होंने कभी भी मुझे किसी धर्म संकट में डालने का कभी कोई ऐसा मेरे साथ कोई वो नहीं आया, कोई घटना नहीं हुई। जब भी उनको लगा कि वो मेरे काम आ सकते हैं, तो उन लोगों ने सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और छात्र जीवन बड़ा अभाव का जीवन होता है। उस समय में एक हमारे सीनियर थे, मैं कहूँ सीनियर मेरे से, डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, आज भी उनका नाम, अभी वो विभागाध्यक्ष हैं एक विभाग में, विश्वविद्यालय में। उनके पास स्कूटर होता था उस समय और उनको जीआरएफ में 7,000 या 8,000 रुपए पर मंथ उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। तो उसमें से जो भी उनके खर्चे-वर्चे होते थे, सब होने के बाद भी 1 डेढ़ 2,000 रुपए तो वो हम लोगों के मेरे लिए विशेष रूप से अपने तेल में खर्च कर देते थे स्कूटर से। और अपनी स्कूटर दे देते थे कि आपको संगठन का काम करने के लिए कहीं भी जाना हो, तो आप मेरी स्कूटर ले जाओ, इसमें तेल डालो, इसमें ये करो। तो ऐसे अपने आप में मैं जब भी उनके बारे में सोचता हूँ या कभी-कभार वो मुझे अभी भी फ़ोन करते हैं, तो ज़्यादातर सवेरे-सवेरे फ़ोन उनका आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनका फ़ोन मैं मिस ना करूँ। दोस्ती दोस्ती जो मित्रता है, उसके भी कुछ ऐसी संस्मरण आपको होंगे, कुछ ऐसे राज होंगे, जिन्हें आज आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? कोई ऐसी घटना दोस्ती को लेकर? नहीं, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। हाँ, ये है कि अ, छात्र जीवन में बहुत बार जब हमको लगता है कि अ, आप अकेले हैं, तो उस समय में आपके साथ एक समूह खड़ा हो जाता है। वो एक बड़ी ताकत होती है। राजनीतिक क्षेत्र में जब आप आगे चले जाते हैं तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि आपके पास ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हो जाती हैं, आपका पद भी बन जाता है, सम्मान भी हो जाता है, पहचान भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन वो दोस्त याद आते हैं, जो उस समय के साथी होते हैं जब वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। स्टूडेंट लाइफ में आप जो है उनके साथ रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो फ़ील्ड है, इस फ़ील्ड में स्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन वहाँ पर एक बार मुझे ध्यान है कि मैं छुट्टी के दिन शाम को कुछ बरसात हो रही थी, नए-नए एडमिशन शुरू हुए थे और नए छात्रों का एक दल कॉमर्स के वो नॉवेल्टी सिनेमा में लखनऊ में पिक्चर देखने के लिए गए थे और पिक्चर देखते-देखते उनका वहाँ झगड़ा हो गया।
झगड़ा हो गया तो उसमें से कुछ छात्र लौट कर आए किसी बात पर, लाइन में लगने को लेकर कोई हुआ, और वो यूनिवर्सिटी में आए कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। तो हम सब लोग वहां पहुंच गए, नावल्टी सिनेमा। और नावल्टी सिनेमा में जब गए तो जैसे ही उन्होंने हमको देखा, क्योंकि मैं छात्र उसमें राजनीति में था, तो उनको जोश आ गया, और जैसे ही उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वहाँ 50-60 लड़कों ने पूरी मारपीट, हॉल के अंदर मार हंगामा हो गया, और ऐसा हंगामा हुआ कि वहां से पिक्चर हॉल जो है सारा खाली हो गया। और इतनी देर में हम जब अंदर पहुंचे तो इतनी 15-20 मिनट के अंदर जो है पूरे लखनऊ की सारी पुलिस वहां आ गई, और पूरा जो है नावल्टी सिनेमा घेर लिया। मैं और हमारे 3-4 साथी रह गए। उसके बाद जो है इंस्पेक्टर साहब आए कि ये तो ऐसा ऐसा मामला है, ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने यहाँ लूटपाट करवा दी है, ये करवा दिया, तोड़फोड़ करवा दी। हमने कहा नहीं नहीं, इन्होंने भी बहुत मारपीट करी है, आपने मुकदमा लिखा है तो इनके ऊपर भी लिखिए, हमारे ऊपर भी लिखिए। खैर पूरी रात भर जो है वहां बैठे रहे हम लोग। अगले दिन पूरे छात्रों का समूह आ गया, सब आ गया, और अगले दिन मुचलका करवाया गया और छूट गए। लेकिन ये देखा कि रात को भी जब वो वहां रुकना पड़ा तो पूरे यार दोस्त मित्र खूब सारे आ गए, सैकड़ों की संख्या में। तो वो दिन याद आते हैं कि भाई हम बिना बुलाए सब लोग आ जाते हैं, और बड़ी पक्की दोस्ती होती है बचपन में। अब लौटते हैं माँ की तरफ। माँ से संबंधित अभी अलका जी ने कई सवाल आपसे पूछे। एक छोटा सा सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा कि जब अखबारों में खबर छपती है, टीवी पर खबरें चलती हैं, तो कई बार क्या कभी ऐसा अवसर आया कि माताजी ने कहा कि भाई पुष्कर तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, ये क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं माताजी देखिए, ऐसा है कि बहुत ज्यादा अखबार वगैरह तो वो नहीं देखती हैं, लेकिन आजकल उनको कोई ना कोई उसमें दिखाता है टीवी में। तो उनको क्योंकि एक माँ क्या होती है कि वो माँ को लगता है कि उसका बेटा सबसे अच्छा है, इसलिए उनको कमी कम दिखाई देती है, वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। हाँ ये जरूर था कि आज सवेरे सवेरे माँ यही है, अभी आई है, तो माँ और मैं ही है यहाँ, और कोई नहीं है इस समय। तो मुझे आज कह रही थी कि वो मुझे कुंभ में जाना है। हाँ, तो मैंने कहा मैं बात करता हूँ कुंभ में कैसे जाना है, क्या जाना है। और एक 2 लोग उनके और भी हैं साथ में, वो भी जाना चाहते हैं। तो तब कह रही थी कि मोदी जी ने कहा कि भाई, वो मोदी जी का नाम ले रही थी कि मोदी जी टीवी में कह रहे थे कि कुंभ में सबको मिलना है, सब लोगों को आना है, और स्नान करना है, पवित्र करना है, वो सब उन्होंने, वो देखती हैं तो इस तरह की बात जरूर बताती हैं कि क्या कहा। आज अगर किसी दूसरी पार्टी वाले ने कुछ कहा तो वो भी बताती हैं। तो इतनी बात जितना भी समय मिलता है तो उनसे होता है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी ने तमाम छुए अनछुए पहलुओं को आज सार्वजनिक किया, और हमको लगता है कि जैसे एक मुख्यमंत्री के बारे में प्रदेश की जनता जानना चाहती, उसी तरीके वो सवाल भी, वो अनछुए पहलू भी जानना चाहती थी। आज बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को अमर उजाला को टाइम दिया। धन्यवाद आपका, पूरी टीम को, सबको, अमर उजाला के पूरे समूह को मेरी तरफ से ये वर्ष 2025 शुरू है उसकी भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।